All right, kids, welcome back to the online class. So, in our previous class, we completed the methods of provision for depreciation. As you guys all are aware कि हमने पिछली दो क्लासेस से तीन क्लासेस से डेप्रिसिएशन के टॉपिक को स्टार्ट किया हुआ है. हमने बहुत डिटेल में अंडरस्टैंड किया इस बात को कि सर डेप्रिसिएशन क्या होती है, व्हाट इज डेप्रिसिएशन, देन व्हाट इज प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन. और पता ये चला कि सर प्रोविजन का मतलब है एस्टिमेट करना, तो डेप्रिसिएशन की एस्टिमेशन को प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन कहते हैं. तो फिर सवाल ये आया कि सर एस्टिमेट कैसे करते हैं. तो नोट कीजिएगा, हमें इसका जवाब मिला था कि देयर आर थ्री मेथड्स फॉर एस्टिमेटिंग डेप्रिसिएशन: स्ट्रेट लाइन, रिड्यूसिंग, रीवैल्यूएशन. हमने लास्ट क्लास में स्ट्रेट लाइन को और रिड्यूसिंग बैलेंस को बहुत डिटेल में, बहुत सुकून से, इत्मीनान से, क्वेश्चंस के साथ हमने अंडरस्टैंड किया कि सर स्ट्रेट लाइन एक ऐसा मेथड होता है जहां डेप्रिसिएशन कॉस्ट के ऊपर एस्टिमेट की जाती है. द डेप्रिसिएशन इज एस्टिमेटेड ऑन कॉस्ट वैल्यू. फिर हमने ये पढ़ा कि स्ट्रेट लाइन में भी दो मेथड्स होते हैं. स्ट्रेट लाइन में भी दो तरीके होते हैं. पहला स्ट्रेट लाइन फॉर्मूला मेथड और दूसरा स्ट्रेट लाइन परसेंटेज मेथड. हमने उनकी न्यूमेरिकल वर्किंग भी देखी, कुछ एग्जांपल्स देखी थी, हमने उनकी न्यूमेरिकल वर्किंग देखी थी. उसके बाद हमने रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड स्टार्ट किया और अंडरस्टैंड किया कि भैया रिड्यूसिंग बैलेंस, जिसका एक और नाम है डिमिनिशिंग, वो वहां डेप्रिसिएशन हम एस्टिमेट करते हैं नेट बुक वैल्यू के ऊपर. द डेप्रिसिएशन इन रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड इज एस्टिमेटेड ऑन नेट बुक वैल्यू. सवाल आया था सर ये नेट बुक वैल्यू क्या होती है. तो हमने पढ़ा कॉस्ट में से जब आप पुरानी डेप्रिसिएशन को, टोटल प्रीवियस डेप्रिसिएशन को माइनस कर दोगे तो आपको नेट बुक वैल्यू मिल जाएगी. और रिड्यूसिंग का नाम रिड्यूसिंग इसलिए है क्योंकि हर अगले साल, एवरी फॉलोइंग ईयर, एवरी नेक्स्ट ईयर, द डेप्रिसिएशन वैल्यू वुड बी कमिंग डाउन. डेप्रिसिएशन हर अगले साल रिड्यूस होगी सर, इसलिए इसका नाम है रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड. ये हमने अपनी लास्ट क्लास में बहुत डिटेल में डिस्कस किया था. आज बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है हमारा, जो टेक्निकली हमारा मेजर फोकस है. जो हमने डेप्रिसिएशन स्टार्ट किया है, हाँ, हमने डेप्रिसिएशन से पहले अक्रूड प्रीपेड पढ़ा. तो सर अक्रूड प्रीपेड का इंपैक्ट देखा फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर. इसी तरीके से हमने ट्रायल बैलेंस से देखा कि हाउ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम ट्रायल बैलेंस. तो सर कोई भी चीज है, हमारा इस वक्त एक ही मकसद है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कि इन इसका फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कैसे फर्क पड़ता है. तो सर आज की क्लास का जो कंटेंट है, जो क्वेश्चन है, डेप्रिसिएशन में फर्दर हम जो लेक्चर कंटिन्यू करने जा रहे हैं सर, वो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिलेटेड है. सवाल आता है बहुत इंपॉर्टेंट. दो सवाल, ये एक सवाल है बट टू पार्ट्स, इसमें दो पार्ट्स मौजूद हैं. नोट कीजिएगा, क्वेश्चन आपके सामने पहले से मौजूद है स्क्रीन पे. क्वेश्चन आपके सामने, आपकी स्क्रीन पे पहले से मौजूद है. हाउ प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन is recorded in ledgers and how it is adjusted in financial statements. बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल. अंडरस्टैंड कीजिएगा इस बात को, अंडरस्टैंड कीजिएगा इस बात को. आप लोगों ने ये पढ़ लिया है, आप लोगों ने ये पढ़ लिया है कि सर डेप्रिसिएशन जो है उसे एस्टिमेट करना पड़ता है. डेप्रिसिएशन को एस्टिमेट करना पड़ता है. एस्टिमेट करते हैं एज प्रोविजन, एस्टिमेट करते हैं एज प्रोविजन. सवाल है आ जाता है कि सर इसको लेजर्स में रिकॉर्ड कैसे करेंगे, इसको लेजर्स में रिकॉर्ड कैसे करेंगे. चलो मैं आप लोगों से एक सवाल पूछता हूं, मैं आप लोगों से एक सवाल पूछता हूं. मुझे पूरी उम्मीद है कि आप में से काफी स्टूडेंट्स इसका जवाब देंगे. आप में से हर बच्चा इसका जवाब देगा. अब जवाब सही है या गलत है वो बाद में देखेंगे, लेकिन जवाब मुझे चाहिए. मुझे ये बताएं, डेप्रिसिएशन, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन की नेचर क्या है. व्हाट डू यू गाइस थिंक? अब्दुल्ला,
आमना, अरसलान, ईमान, इब्तिसाम, रयान, शायान, व्हाट डू यू गाइस थिंक प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन की नेचर क्या है? नेचर, नेचर, नेचर क्या है? अब्दुल्ला नेचर की बात कर रहे हैं. व्हाट इज द नेचर ऑफ प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन? प्रोविजन को एस्टिमेशन कहते हैं, लेकिन इसकी नेचर क्या है? व्हाट इज द नेचर? व्हाट अबाउट आमना, अरसलान, रयान? डेबिट और क्रेडिट साइड होती है. नेचर क्या है? नेचर. चलो, काफी स्टूडेंट का यहां जवाब आया हुआ है, काफी स्टूडेंट्स के जवाब आए हुए हैं. अब्दुल्ला का जवाब आ गया, ईमान का जवाब आ गया, इब्तिसाम का जवाब आ गया, इवन आमना का जवाब आ गया, शायान का जवाब आ गया. एंड आई एम नॉट सरप्राइज्ड एट ऑल. आई एम नॉट सरप्राइज्ड एट ऑल. क्या आपका जवाब है एक्सपेंस? आपका जवाब है एक्सपेंस. आई एम नॉट सरप्राइज एट ऑल. अंडरस्टैंड कीजिएगा, हमारे यहां मेजॉरिटी स्टूडेंट्स का ये मिसकंसेप्शन होता है, मिसकंसेप्शन, कि सर प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन एक्सपेंस होता है. प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन की नेचर एक्सपेंस होती है. आज आपको 100% क्लैरिटी हो जाएगी. अच्छा, एक सवाल पूछता हूं, एक सवाल पूछता हूं. ईमान, आई थिंक अब्दुल्ला, और शायान, आप लोग इसका जवाब नहीं दे सकोगे क्योंकि आप लोग अकाउंटिंग मेरे साथ ही पढ़ रहे हो. लेकिन आमना, रयान और इब्तिसाम, ईमान, आप लोग मुझे इसका जवाब 100% दे दोगे. मतलब इसका जवाब देने की, मेरा सवाल समझने की, आप लोगों को सवाल मेरा समझ आ जाएगा. मुझे एक बात बताएं, आप सबने जवाब दिया कि सर प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन एक्सपेंस होता है. आप सबने जवाब दिया प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन एक्सपेंस होता है. तो ये बताओ, एक्सपेंस कौन सी साइड रिकॉर्ड होता है, डेबिट या क्रेडिट? बताएं जरा, एक्सपेंस कौन सी साइड रिकॉर्ड होता है? ईमान, ईमान पिटाई हो जाएगी. ईमान पिटाई, हाँ पिटाई हो जाएगी, मैं पहली बता रहा हूं. ये बताओ प्रोविजन, ये बताओ एक्सपेंस कौन सी साइड रिकॉर्ड होता है? इब्तिसाम डेबिट साइड रिकॉर्ड होता है, राइट. ईमान डेबिट साइड रिकॉर्ड होता है ना. आमना डेबिट साइड रिकॉर्ड होता है, राइट. तो फिर मुझे एक बात बताओ, मुझे एक बात बताओ, अगर आप लोगों ने प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट देखा हो, अगर आप लोगों ने प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट देखा हो, तो सर वहां तो क्रेडिट वैल्यू आती है, वहां तो क्रेडिट वैल्यू आती है. इज दिस राइट? ये अगर प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट देखा हो, अगर आपने प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट देखा हो, तो सर वहां तो क्रेडिट पे रिकॉर्डिंग हुई होती है. अब ये तो बात ही नहीं समझ आ रही. अगर एक्सपेंस होता तो डेबिट पे रिकॉर्ड होता ना. अगर ये एक्सपेंस होता तो डेबिट पे रिकॉर्ड होता. अच्छा सर, ये एक्सपेंस है लेकिन क्रेडिट पे रिकॉर्ड हो रहा है, बहुत अजीब सी बात हो गई. समझिएगा इस बात को, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन को लेकर ये कंफ्यूजन रहती है. तभी ये थोड़ा सा मुश्किल टॉपिक लगता है स्टूडेंट्स को, तभी उनको ये थोड़ा सा डिफिकल्ट टॉपिक लगता है. उनको इसमें अंडरस्टैंडिंग इसकी मुश्किल हो जाती है कि यार प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन तो हमने तो एक्सप्रेस पढ़ा है, लेकिन ये क्रेडिट पे क्यों रिकॉर्ड हुआ है? आज की क्लास के एंड तक आपको इंशाल्लाह ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा. हाँ इब्तिसाम, प्रोविजन क्रेडिट में आता है, यस. इब्तिसाम क्वेश्चन पूछ रहा है, क्या सर प्रोविजन क्रेडिट में आता है? यस, प्रोविजन हमेशा क्रेडिट पर आता है. आपने ट्रायल बैलेंस में देखा होगा, आपने कंफर्म ट्रायल बैलेंस में देखा होगा प्रोविजन क्रेडिट साइड पर आते हैं. आपने कंफर्म ट्रायल बैलेंस में देखा होगा प्रोविजन हमेशा क्रेडिट साइड पर आते हैं. तो यही तो परेशानी होती है स्टूडेंट्स को, यही तो कंफ्यूजन होती है. सर रेंट डेबिट पे लिखा हुआ है, वेजेस डेबिट पे लिखी हुई है, हीट एंड लाइट डेबिट पे लिखा हुआ है, डिस्काउंट अलाउड डेबिट पे लिखा हुआ है, सर ये प्रोविजन पर क्यों क्रेडिट पे लिखा हुआ है? आज की क्लास के एंड तक आपको 100% सब क्लियर हो जाएगा. चलें स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट करते हैं. इसका जवाब जाहिर सी बात है मैं ही दूंगा, फोकस कीजिएगा. आर यू गाइस रेडी टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट why provision is recorded on the credit side and why many students assume it as expense? मैं अब इसका जवाब देने लगा हूं, तो रेडी रहिएगा, फोकस रखिएगा.
इसका जवाब दे देता हूं आपको, आपको बिल्कुल क्लैरिटी हो जाएगी, 100% क्लैरिटी हो जाएगी कि सर प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन को लेजर्स में रिकॉर्ड कैसे करते हैं और इसे फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में एडजस्ट कैसे करते हैं, क्या फर्क है क्या नहीं है। नोटिस कीजिएगा, फोकस कीजिएगा, लिखने जा रहा हूं। सर प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, ये देखिएगा, प्रोविजन फॉर depreciation is recorded as an anti-asset, as an anti-asset in the ledgers। भैया एंटी एसेट को कहते हैं कॉन्ट्रा, एंटी एसेट को कहते हैं कॉन्ट्रा, तो इसको हम कॉन्ट्रा एसेट भी कहते हैं, इसको हम कॉन्ट्रा एसेट भी कहते हैं। सर एंटी एसिड का क्या मतलब होता है? बिकॉज इट रिड्यूसेस द वैल्यू ऑफ अ नॉन करंट एसेट, देयर फोर इट इज credited to provision for depreciation account as एंटी एसिड। तो अंडरस्टैंड कीजिएगा इस बात को, फोकस कीजिएगा इस बात को। अब मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा, बहुत सिंपल सा सवाल पूछूंगा, मुझे ये बताएं क्या डेप्रिसिएशन की वजह से नॉन करंट एसेट की वैल्यू कम होती है? बहुत सिंपल सा सवाल है, क्या डेप्रिसिएशन की वजह से नॉन करंट एसेट की वैल्यू कम होती है? डज depreciation reduces the value of a non-current asset? हाँ जी रयान, does depreciation reduces the value of a non-current asset? Yes sir। तो कोई चीज जो नॉन करंट एसेट की वैल्यू को कम कर दे, हम उसे एंटी एसेट कहते हैं, हम अकाउंटिंग में उसे एंटी एसेट कहते हैं। एंटी एसेट मतलब एसेट के अगेंस्ट, एंटी एसेट मतलब एसेट के अगेंस्ट कॉन्ट्रा, समथिंग दैट रिड्यूसेस द वैल्यू ऑफ नॉन करंट एसेट। मिसाल के तौर पे, फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पे, फॉर एग्जाम्पल, जरा गौर से देखिएगा, सर ये मोटर व्हीकल कितने की खरीदी थी? सर ये मोटर व्हीकल खरीदी थी 2 लाख रुपए की, ये मोटर व्हीकल हमने खरीदी थी 2 लाख रुपए की, 200,000 की, और इसकी एक्टिविटी हम लास्ट क्लास में ये कर चुके हैं ऑलरेडी। सर हमने ये मोटर व्हीकल खरीदी थी 200,000 की, पहले साल इसकी डेप्रिसिएशन हुई 40,000। तो क्या मैं ये कह सकता हूं आसान अल्फाजों में, क्या मैं ये कह सकता हूं आसान अल्फाजों में कि नॉन मोटर व्हीकल ने अपनी 40,000 की वैल्यू लूज कर दी, मोटर व्हीकल ने अपनी 40,000 की वैल्यू लूज कर दी और अब उसकी वैल्यू रह गई है 160,000? कैन आई से दिस, कैन आई से दिस, क्या मैं ये कह सकता हूं कि मोटर व्हीकल ने अपनी वैल्यू 40,000 लूज कर दी और अब उसकी वैल्यू 160,000 रह गई? अगले साल, अगले साल नेक्स्ट ईयर मोटर व्हीकल ने फर्दर 32,000 वैल्यू लूज कर दी, फर्दर 32,000 वैल्यू लूज कर दी, और सर अब उसकी वैल्यू 128,000 रह गई, अब उसकी वैल्यू 128,000 रह गई। तो अंडरस्टैंड कीजिएगा, अंडरस्टैंड कीजिएगा, सर अगर डेप्रिसिएशन बढ़ेगी, अगर डेप्रिसिएशन की वैल्यू बढ़ेगी तो नॉन करंट एसेट की वैल्यू कम होगी, बात सिंपल है। अगर डेप्रिसिएशन की वैल्यू बढ़ेगी, नॉन करंट एसेट की वैल्यू कम होगी। तो सर जो चीज नॉन करंट एसेट की वैल्यू को कम कर दे, हम उसे एंटी एसेट ट्रीट करते हैं, हम उसे एंटी एसेट रिकॉर्ड करते हैं। तो सर
हम इसे लेजर्स में एज एन एंटी एसेट रिकॉर्ड करेंगे, समथिंग दैट रिड्यूसेस द वैल्यू ऑफ एसेट। अब आप मुझे ये बताओ, अब आप मुझे ये बताओ, एसेट कौन सी साइड रिकॉर्ड होता है? एसेट कौन सी साइड रिकॉर्ड होता है? एसेट कौन सी साइड रिकॉर्ड होता है? इसका जवाब आप सब दे सकते हो। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक बेटा, बिल्कुल ठीक। आप सब ने देखो जवाब दिया कि सर एसेट डेबिट साइड रिकॉर्ड होता है, एसेट डेबिट साइड रिकॉर्ड होता है। खुद सोचो, खुद सोचो, एंटी एसेट कहां रिकॉर्ड होगा? एंटी एसिड कहां रिकॉर्ड होगा? खुद सोचें, एंटी एसिड कहां रिकॉर्ड होगा? अगर एसिड डेबिट पे रिकॉर्ड होता है तो एंटी एसिड क्रेडिट पे रिकॉर्ड होगा ना? एंटी एसिड क्रेडिट पे रिकॉर्ड होगा ना? तो नोट कीजिएगा, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन इज रिकॉर्डेड एज एन एंटी एसिड, इज रिकॉर्डेड एज एन एंटी एसिड। ये एंटी एसिड है। आज के बाद आपसे कोई पूछे डेप्रिसिएशन की नेचर, एंटी एसिड, कॉन्ट्रा एसिड, एंटी एसिड। इसीलिए क्योंकि बिकॉज इट रिड्यूसेस द वैल्यू ऑफ अ नॉन करंट एसेट, क्योंकि डेप्रिसिएशन नॉन करंट एसेट की वैल्यू को कम कर देता है, क्योंकि डेप्रिसिएशन नॉन करंट एसेट की वैल्यू को कम कर देता है, इसलिए हम इसे रिकॉर्ड करते हैं एज एन एंटी एसेट। और एंटी एसेट है तो क्रेडिट पे रिकॉर्ड होगा, देयरफॉर इट इज क्रेडिटेड टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट एज एंटी एसेट। तो हम इसे डेप्रिसिएशन अकाउंट में क्रेडिट करते हैं, हम उसे डेप्रिसिएशन अकाउंट में क्रेडिट करते हैं। यहां तक क्लैरिटी है? यस प्लीज। क्या यहां तक बात समझ आई? क्या यहां तक बात समझ आई कि क्यों डेप्रिसिएशन के अकाउंट में, लेजर में ये क्रेडिट पे नजर आता है? क्यों, वाई ये क्रेडिट पे क्यों नजर आता है? क्योंकि सर एंटी एसेट है, क्योंकि ये एंटी एसेट है। अब यहां पर एक सवाल और आता है, अब यहां पर स्टूडेंट्स का एक सवाल और आता है, मुझे यकीन है, 100% कंफर्मेशन है, आमना, ईमान, इब्तिसाम, रैयान, आप चारों मेरे सवाल से रिलेट कर सकोगे। अब्दुल्ला, शायान, अरसलान, आई हैव लिटिल आइडिया, लेकिन अब्दुल्ला, शायान, आप मेरे सवाल से अभी रिलेट नहीं कर सकोगे। अभी आपने पढ़ा नहीं है ये चीज, अभी आपने ये चीज पढ़ी नहीं है। अंडरस्टैंड कीजिएगा। अरसलान मुझे बताइएगा कि इज द क्वेश्चन रिलेटेबल टू यू एज वेल और नॉट? सर आप कह रहे हैं, सर आप कह रहे हैं, अरे अरसलान अभी क्वेश्चन पूछूंगा, ठीक है ना, अभी सवाल पूछूंगा फिर बताना। सर आप कह रहे हैं कि प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन एंटी एसेट होता है, ठीक है सर, मान लेते हैं आपकी बात, एंटी एसेट होता है इसलिए उसको लेजर में क्रेडिट करते हैं, सर वो भी मान लेते हैं। लेकिन सर हमने तो इनकम स्टेटमेंट में एक्सपेंस में देखा है इसे, हमने तो इनकम स्टेटमेंट में एक्सपेंस में देखा है इसे, हमने तो बाकायदा डेप्रिसिएशन को इनकम स्टेटमेंट में एक्सपेंस में देखा है, लिखा भी है। लिखा है नहीं लिखा? ईमान, इब्तिसाम, रैयान, स्कूल में, क्लासेस में डेप्रिसिएशन को एक्सपेंस में लिखा है या नहीं लिखा? अरे आमना भी कह रही है यस लिखा है, देखे, वेरी गुड। अरसलान, अरसलान लिखा है इनकम स्टेटमेंट में? कभी इनकम स्टेटमेंट में डेप्रिसिएशन को एक्सपेंस में लिखा है या इनकम स्टेटमेंट में एक्सपेंस में डेप्रिसिएशन देखा है? अंडरस्टैंड कीजिएगा इस बात को, अब अंडरस्टैंड कीजिएगा। यहां पर स्टूडेंट का सवाल आता है, स्टूडेंट का सवाल आता है, सर मान लेते हैं आपकी बात, मान लेते हैं, आप उस्ताद हैं, आप गुरु हैं, आप अकाउंटिंग एक्सपर्ट हैं, मान लेते हैं आपकी बात कि सर एंटी एसेट है, एंटी एसेट है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, तो सर हमने तो एक्सपेंस पे देखा है। अब यहां पे आपके सवाल का जवाब देने जा रहा हूं, अब कंटिन्यूशन में आपके सवाल का जवाब देने जा रहा हूं, गौर से देखिएगा। ऑल्दो ऑल्दो इट इज recorded as an
एंटी एसेट, ये देखिएगा, ऑल्दो इट इज रिकॉर्डेड एज एन एंटी एसिड। इसका इसका कलर भी चेंज कर रहा हूं ताकि आपको नजर आए क्या बात हुई है यहां पे। हालांकि हम प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन को एज एन एंटी एसिड रिकॉर्ड करते हैं इन द लेजर्स, बट बिकॉज इट but because of it, business non-current assets loses its value, therefore provision for depreciation is transferred to income statement as expense। देखें जरा, ये देखें जरा, ये पूरी बात लिखी हुई है। आपके सवाल का जवाब यहां मौजूद है कि सर आप तो कह रहे हैं ये एंटी एसेट है, तो सर हमने तो इसे इनकम स्टेटमेंट में एक्सपेंस में देखा है। हालांकि हम इसे रिकॉर्ड करते हैं एज एन एंटी एसेट, लेकिन इसकी वजह से बिजनेस को नुकसान हो रहा है। अच्छा, आप मुझे एक बात बताएं, आप मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए ना, अगर हमारे एसेट की वैल्यू कम होगी तो हमें फायदा होगा या नुकसान होगा? आप बता दें, सिंपल जवाब है इसका, आप लोग बता दें। अगर हमारे एसेट की वैल्यू कम हो रही है, हमारे एसेट नॉन करेंट एसेट की वैल्यू कम हो रही है, तो हमें फायदा हो रहा है या नुकसान हो रहा है? बिजनेस को फायदा हो रहा है या नुकसान हो रहा है? बिजनेस को लॉस हो रहा है, राइट, नुकसान हो रहा है। तो वो जो वैल्यू लूज हो रही है, वो जो वैल्यू कम हो रही है, फिर हम उसे ट्रांसफर करते हैं, ट्रांसफर, ट्रांसफर इनकम स्टेटमेंट में एज एन एक्सपेंस, कि भैया इस ये वैल्यू कम हुई है, हमें नुकसान हो रहा है, ये वैल्यू कम हुई है, हमें नुकसान हो रहा है। तो इसकी समरी ये है, इसकी समरी ये है, रिकॉर्डेड एज एन एंटी एसेट, ट्रांसफर्ड एज एन एक्सपेंस, रिकॉर्डेड एज एन एंटी एसेट, ट्रांसफर्ड एज एन एक्सपेंस। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ये पूछते हैं कि सर ये काम करते कैसे हैं, हाउ हाउ डू वी परफॉर्म दिस इन अकाउंटिंग, ये काम अकाउंटिंग में करते कैसे, थोड़ा करके तो दिखा दें सर। प्रॉब्लम ही नहीं है, डबल एंट्री, हर चीज की अकाउंटिंग में डबल एंट्री मौजूद है। मैं आप लोगों को अकाउंटिंग के डे वन से, उससे पहले तो थ्योरीज पढ़ी हमने, अकाउंटिंग, व्हाट इज अकाउंटिंग, उसके डे वन से डबल एंट्री पढ़ रहे हैं हम, और आज तक भी डबल एंट्री पढ़ रहे हैं। इसकी डबल एंट्री भी सिखाने जा रहा हूं आपको कि सर डेप्रीसिएशन रिकॉर्डेड एज एन एंटी एसेट, ट्रांसफर्ड एज एन एक्सपेंस। तो नोट कीजिएगा, इसकी डबल एंट्री है। अच्छा, जल्दी जल्दी जवाब दीजिएगा, जवाब देंगे तो आपके सामने डबल एंट्री लिखूंगा मैं, लेकिन आप हेल्प करेंगे, असिस्ट करेंगे, इन्वॉल्व रहेंगे। मुझे ये बताओ डेप्रिसिएशन की नेचर क्या है, जल्दी से सिर्फ इसका जवाब दे दो। डेप्रिसिएशन की नेचर क्या है? डेप्रिसिएशन की नेचर क्या है? व्हाट इज द नेचर ऑफ प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन? व्हाट इज द नेचर ऑफ प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन? प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, बिल्कुल ठीक है, एंटी एसेट, बिल्कुल ठीक है, एंटी एसेट। अब इसका जवाब दो, अब इसका जवाब दो, एंटी एसेट का कौन सी साइड रिकॉर्ड होता है? एंटी एसिड कौन सी साइड रिकॉर्ड होता है? एंटी एसिड कौन सी साइड रिकॉर्ड होता है? क्रेडिट। डबल एंट्री देख लीजिएगा, डबल एंट्री,
डबल एंट्री देख लीजिएगा, प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन अकाउंट क्रेडिट। देखो देखो जरा, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट को क्रेडिट करेंगे, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। अच्छा बताओ, अब इसको ट्रांसफर कहां करना है? अब इसको ट्रांसफर कहां करना है? प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट को क्रेडिट तो कर दिया, एंटी एसेट रिकॉर्ड हो गया। ये जैसे ही हमने इसको क्रेडिट किया, ये एंटी एसेट रिकॉर्ड हो गया। अब ये बताओ, इसको ट्रांसफर कहां करते हैं? ये लिखा हुआ, ट्रांसफर टू इनकम स्टेटमेंट। कहां ट्रांसफर करें इसको? इनकम स्टेटमेंट में। कहां ट्रांसफर करें इसको? इनकम स्टेटमेंट में। और इनकम स्टेटमेंट में कैसे ट्रांसफर करें? इनकम स्टेटमेंट में इसको कैसे ट्रांसफर करें? सर एज एक्सपेंस, एज एक्सपेंस। चलो आप बताओ, एक्सपेंस डेबिट होता है या क्रेडिट होता है? आप बताओ, एक्सपेंस डेबिट होता है या क्रेडिट होता है? एक्सपेंस डेबिट होता है या क्रेडिट होता है? देखो आ रहे हैं ना जवाब, आ रहे हैं, खुद आ रहे हैं, खुद आ रहे हैं। एक्सपेंस डेबिट होता है। और नोट कीजिएगा, डेबिट करेंगे इनकम स्टेटमेंट को, डेबिट करेंगे इनकम स्टेटमेंट को। तो इनकम स्टेटमेंट डेबिट, जैसे ही हम इनकम स्टेटमेंट को डेबिट करेंगे, ये इनकम स्टेटमेंट में एक्सपेंस बन जाएगा, ये इनकम स्टेटमेंट में एक्सपेंस बन जाएगा। तो आप नोट करो, रिकॉर्डेड एज एन एंटी एसेट, रिकॉर्डेड एज एन एंटी एसेट, ट्रांसफर टू इनकम स्टेटमेंट एज एन एक्सपेंस। ये है इसकी डबल एंट्री। तो सर आपके सामने इसका अकाउंट भी मौजूद है, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का। तो सर प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन के अकाउंट में आपको ये क्रेडिट पे वैल्यू नजर आएगी, क्योंकि प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन क्रेडिट होता है, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन क्रेडिट होता है। लेकिन रेफरेंस लिखा जाएगा इनकम स्टेटमेंट। तो नोट कीजिएगा, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट क्रेडिट, क्रॉस रेफरेंस इनकम स्टेटमेंट। इसका मतलब इनकम स्टेटमेंट डेबिट, इसका मतलब इनकम स्टेटमेंट डेबिट। तो मुझे ये बताएं, क्या ये क्लियर हुआ? अब आप लोगों को क्लैरिटी हुई? अब आज आप लोगों को समझ आया कि भैया प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन क्रेडिट पे क्यों नजर आता है? क्योंकि एंटी एसेट है, क्योंकि एंटी एसेट है। और सर इनकम स्टेटमेंट में एक्सपेंस में क्यों नजर आता है? क्योंकि हम इसे ट्रांसफर करते हैं एज एन एक्सपेंस, हम इसे ट्रांसफर करते हैं एज एन एक्सपेंस। और सवाल आ सकता है स्टूडेंट का, सर हम इसे एज एन एक्सपेंस क्यों ट्रांसफर कर रहे हैं? क्योंकि इसकी वजह से हमारे एसेट की वैल्यू कम हो रही है, हमें नुकसान हो रहा है। तो नुकसान रिकॉर्ड तो करेंगे ना, नुकसान रिकॉर्ड तो करेंगे ना, इसलिए हम जो वैल्यू कम हो रही है उसे रिकॉर्ड करते हैं। मुझे बताएं, अब्दुल्ला, आमना, अरसलान, ईमान, इब्तिसाम, रैयान, शयान, बच्चों इज दिस क्लियर? इज दिस क्लियर? यहां तक बात समझ आ गई? यहां तक क्लैरिटी है? यहां तक क्लैरिटी है? जबरदस्त जबरदस्त। चलो आगे चलते हैं, अब अंडरस्टैंड करना। अब आप में से अगर कोई, आप में से अगर इस वक्त कोई बिल्कुल शार्प रेडी बैठा हुआ है, मेंटली प्रेजेंट है, तो वो एकदम से सवाल पूछेगा, सर यहां पे लिखा हुआ है हाउ इट इज एडजस्टेड इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। सर फाइनेंशियल स्टेटमेंट में तो एसओएफपी भी आती है, आपने तो अभी तक सिर्फ इनकम स्टेटमेंट की बात की है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में तो एसओएफपी भी आती है, आपने तो अभी तक सिर्फ इनकम स्टेटमेंट की बात की है। तो सर क्या, क्या डेप्रिसिएशन एसओएफपी में नहीं जाती? क्या डेप्रिसिएशन की कोई बात एसओएफपी में नहीं होती? सर मैं आपसे सवाल पूछता हूं, आप मुझसे सवाल पूछ रहे हो ना, मैं आपसे सवाल पूछता हूं, मुझे ये बताओ, एसओएफपी में सबसे पहली चीज हम क्या लिखते हैं? एसओएफपी में हम सबसे पहली चीज क्या लिखते हैं? याद करो, याद करें, एसओएफपी में सबसे पहली चीज नॉन करंट
एसेट। तो एक बात बताओ ना, खुद सोचो, जब एसओएफपी में नॉन करंट एसेट सबसे पहले लिखते हैं तो नॉन करंट एसेट की डेप्रिसिएशन भी तो आएगी ना। एसओएफपी में भी आती है डेप्रिसिएशन। कैसे आएगी, क्या करेंगे आपके सामने उसका भी। हाँ हाँ अब्दुल्ला 100%, अब्दुल्ला 100%, यही तो बता रहा हूं कि एनसीए में भी रिकॉर्ड होगा। कैसे रिकॉर्ड होगा, कैसे शो होगा? रिकॉर्ड से बेहतर वर्ड अब्दुल्ला मैं बोलूंगा एनसीए में भी एडजस्ट होगा, क्योंकि रिकॉर्डिंग है ना, रिकॉर्डिंग, रिकॉर्डिंग यहां हो रही है, रिकॉर्डिंग यहां हो रही है, रिकॉर्डेड एज एंटी एसिड। मैं ये बोलूंगा एसओएफपी में एडजस्ट होगा। एडजस्ट कैसे होगा, आपके सामने शो करने जा रहा हूं, आपके सामने शो करने जा रहा हूं। प्लीज नोट कीजिएगा, गौर से देखिएगा। सर एसओएफपी में कैसे शो होगा, गौर से देखिएगा। यहां पे इसकी बात कंप्लीट कर रहा हूं मैं। करंट ईयर्स, नोट कीजिएगा, गौर से देखिएगा। करंट ईयर्स depreciation is current year's depreciation is transferred to income statement. Current year's depreciation is transferred to income statement as an expense. However, the total depreciation, the total depreciation is deducted, from non-current asset cost in SOFP to calculate net book value. अब आप देखें, यहां पे आपके सामने पूरी बात लिखी हुई है, यहां आपके सामने पूरी बात लिखी हुई है कि सर जो करंट ईयर की डेप्रीसिएशन है ना, करंट ईयर की डेप्रीसिएशन मतलब इस साल की डेप्रीसिएशन, वो ट्रांसफर होगी इनकम स्टेटमेंट में, वो ट्रांसफर होगी इनकम स्टेटमेंट में और एज एन एक्सपेंस ट्रांसफर होगी, क्योंकि उससे हमारे बिजनेस को नुकसान हो रहा है। लेकिन एसओएफपी में हम टोटल डेप्रीसिएशन सामने लेकर आएंगे, टोटल डेप्रीसिएशन, टोटल पिछले सालों की भी और करंट ईयर की भी, पिछले ईयर्स की भी, प्रीवियस ईयर्स की भी, करंट ईयर की भी। एसओएफपी में हम टोटल डेप्रिसिएशन सामने लेकर आएंगे और फिर उसे नॉन करंट एसेट की कॉस्ट से माइनस करेंगे और फिर उसे नॉन करंट एसेट की कॉस्ट से माइनस करेंगे, तब जाकर हमें मिलेगी नेट बुक वैल्यू। सर नेट बुक के वैल्यू के लिए बिल्कुल अब्दुल्ला, बिल्कुल। और अब देखें अब्दुल्ला का सवाल आया है, सर नेटबुक वैल्यू के लिए कॉस्ट वैल्यू माइनस टोटल डेप्रिसिएशन होगा, राइट? तो यस बिल्कुल, ये चीज अब्दुल्ला, ये चीज आप लोगों को लास्ट क्लास में पढ़ा भी चुका हूं। ये देखो लास्ट क्लास में आरबीएम के टाइम ये पढ़ चुके हैं, नेटबुक वैल्यू इज इक्वल टू कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, और एक्यूमुलेटेड का मतलब ये टोटल डेप्रिसिएशन, टोटल प्रीवियस डेप्रिसिएशन। अब आप गौर से देखिएगा, अब आप गौर से देखिएगा, यहां पे प्लीज गौर से देख लीजिएगा, मैं टोटल डेप्रिसिएशन की बात करने जा रहा हूं, प्लीज फोकस कीजिएगा। सर टोटल डेप्रिसिएशन, मैं जरा इसका है ना कलर भी चेंज करूं, और इसको इसको एक मिनट, एक काम करता हूं, जस्ट अ मिनट, मैं सिर्फ इसको
थोड़ा सा आपके लिए वाजे बना देता हूं, नोट कीजिएगा। अब हम किस चीज पे काम करने जा रहे हैं, फोकस कीजिएगा। सर, हाउएवर द total, however the total depreciation, however the total depreciation, तो सर यहां आपके सामने बच्चों, यहां आपके सामने टोटल डेप्रीसिएशन पे काम करने जा रहा हूं। टोटल डेप्रीसिएशन की वर्किंग आपको दिखा दूं। बहुत सारे स्टूडेंट्स को इस चीज की, इस सपोर्ट की जरूरत पड़ती है। सर, टोटल डेप्रीसिएशन मींस, टोटल डेप्रीसिएशन का मतलब है टोटल प्रीवियस डेप्रीसिएशन प्लस करंट, प्लस करंट ईयर्स डेप्रीसिएशन। ये देख लें जरा, ये देख लीजिए बेटा। सर, टोटल डेप्रीसिएशन का मतलब है जितनी डेप्रीसिएशन पिछले सालों में थी, टोटल प्रीवियस डेप्रीसिएशन, और सर इस साल की जो डेप्रीसिएशन हमने निकाली, करंट ईयर्स डेप्रीसिएशन, आप इनको ऐड करो, आपको टोटल डेप्रीसिएशन मिल जाएगी। ये जो टोटल डेप्रीसिएशन है ना, हाउएवर द टोटल डेप्रीसिएशन इज डिडक्टेड फ्रॉम एनसीए कॉस्ट, नॉन करंट एसेट की कॉस्ट में से जो टोटल डेप्रीसिएशन हमें एसओएफपी में माइनस करनी है, वो आपको दो चीजों से मिलेगी, टोटल प्रीवियस डेप्रीसिएशन और करंट ईयर डेप्रीसिएशन। एक आखिरी सवाल, एक आखिरी सवाल यहां पर स्टूडेंट्स का आ जाता है, बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन। सर, क्या हमें ये दोनों वैल्यूज गिवन होंगी? बहुत मासूम बच्चे हैं, बहुत मासूमाना सवाल है। क्या सर ये टोटल प्रीवियस डेप्रीसिएशन और करंट ईयर डेप्रीसिएशन, क्या ये हमें गिवन होगी? तो अंडरस्टैंड कीजिएगा, आपको जरा इनके बारे में बता दूं कि सर टोटल प्रीवियस डेप्रीसिएशन would be available in trial balance. It would be available in ट्रायल बैलेंस। देख लीजिएगा, देख लीजिएगा, इट वुड बी अवेलेबल इन ट्रायल बैलेंस। ये आपको ट्रायल बैलेंस में मिल जाएगी। टोटल प्रीवियस डेप्रीसिएशन ये आपको ट्रायल बैलेंस में मिलेगी। कहां मिलेगी? ट्रायल बैलेंस में मिलेगी। ट्रायल बैलेंस में जो डेप्रीसिएशन मौजूद होती है, जो डेप्रीसिएशन हमें ट्रायल बैलेंस में दी हुई होती है, वो ऑलरेडी रिकॉर्डेड होती है टोटल प्रीवियस डेप्रीसिएशन। पहले स्टूडेंट सवाल पूछते हैं, सर व्हाट अबाउट करंट ईयर्स डेप्रीसिएशन, ये इसका क्या होगा? इट इज कैलकुलेटेड थ्रू एडिशनल इंफॉर्मेशन। ये देख लो, इट इज कैलकुलेटेड थ्रू एडिशनल इंफॉर्मेशन। ये आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन के थ्रू कैलकुलेट करनी पड़ेगी। ट्रायल बैलेंस, उसके नीचे एडिशनल इंफॉर्मेशन। तो करंट ईयर की डेप्रीसिएशन आप हमेशा एडिशनल इंफॉर्मेशन के थ्रू कैलकुलेट करोगे, खुद कैलकुलेट करोगे, नहीं दी हुई होगी। और प्रीवियस डेप्रीसिएशन आपको ट्रायल बैलेंस में दी हुई होगी। एग्जैक्टली 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 एग्जैक्टली, बिल्कुल रैयान, ऐसे ही है। अभी आपके सामने सवाल अटेम्प्ट करने जा रहा हूं, अभी आपके सामने 2-5 मिनट में सवाल अटेम्प्ट करने जा रहा हूं। तो प्लीज फोकस कर लीजिएगा, सब लोग गौर से देखिएगा और मुझे जरा ये बताइएगा, क्या यहां तक बात समझ आ गई? क्या आप लोगों को यहां तक बात समझ आ गई? क्या यहां तक क्लैरिटी हो गई? जल्दी से एक समरी दे दूं, जल्दी से समरी दे दूं। सर, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन एंटी एसेट है, लेकिन क्योंकि इससे हमारे बिजनेस को नुकसान हो रहा है, तो हम इसे इनकम स्टेटमेंट में एज एन एक्सपेंस ट्रांसफर करते हैं। सर, करंट ईयर की डेप्रिसिएशन हम इनकम स्टेटमेंट में एज एन एक्सपेंस ट्रांसफर करते हैं, और एसओएफपी में हम टोटल डेप्रिसिएशन को एनसीए की कॉस्ट से माइनस करते हैं। टोटल डेप्रिसिएशन को एनसीए की कॉस्ट से माइनस करते हैं,
ताकि नेट बुक वैल्यू मिल जाए। तो आपके सामने दो प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं, दो प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं। इन प्रैक्टिस क्वेश्चंस का मकसद इंपैक्ट ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देखना है, दैट हाउ डेप्रिसिएशन impacts financial statement, how depreciation impacts financial statement, या फिर how provision for depreciation is adjusted in financial statements। सर पहली एग्जांपल में स्ट्रेट लाइन परसेंटेज मेथड है हमारे पास, पहली एग्जांपल में स्ट्रेट लाइन परसेंटेज मेथड है, आप सबको पता है स्ट्रेट लाइन परसेंटेज का मेथड का मतलब है कॉस्ट वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय स्ट्रेट लाइन डेप्रिसिएशन परसेंटेज। ये देख लो, अब हमारे सामने एग्जांपल है, नोट कीजिएगा, गौर से देखिएगा। सर एग्जाम्पल में मशीन की कॉस्ट है 500,000, एग्जाम्पल में मशीन की कॉस्ट है 500,000, 5 लाख की मशीन है, यूजफुल लाइफ 5 साल है और डेप्रिसिएशन 15% है। आप मुझे एक बात बताओ, क्या हमने ये बात पढ़ी है, क्या हमने ये बात पढ़ी है कि स्ट्रेट लाइन में डेप्रिसिएशन हर साल सेम रहती है? क्या हमने ये बात पढ़ी है स्ट्रेट लाइन में डेप्रिसिएशन हर साल सेम रहती है? हर साल डेप्रिसिएशन विल रिमेन सेम ईच ईयर, हमने पढ़ा है ना, क्योंकि कॉस्ट पर अप्लाई होती है। अरे अब्दुल्ला क्या हो गया? अब्दुल्ला स्ट्रेट लाइन में डेप्रिसिएशन हर साल सेम रहती है, रिड्यूसिंग में हर साल कम होती है। हाँ जी अब्दुल्ला, रिकॉल हो गया, स्ट्रेट लाइन में डेप्रिसिएशन हर साल सेम रहती है, रिड्यूसिंग में हर साल कम होती है ना? अब ओके, नो इश्यूज, नो इश्यूज बेटा। चलें अब देखिएगा, सर अब जरा इसकी डेप्रिसिएशन निकालें, मशीन की डेप्रिसिएशन निकालें। 500,000 इंटू 15%, तो सर डेप्रिसिएशन आ गई 75,000, 75,000 डेप्रिसिएशन पर ईयर, 75,000 डेप्रिसिएशन पर ईयर। अब आप मुझे ये बताएं, क्या हर साल डेप्रिसिएशन 75,000 होगी? क्या हर साल डेप्रिसिएशन 75,000 होगी? अब हमें इसका इंपैक्ट देखना है आईएस और एसओएफपी के ऊपर कि यार इसका इंपैक्ट क्या है। व्हाट इज द इंपैक्ट, व्हाट इज द इंपैक्ट ऑफ दिस ऑन आईएस एंड एसओएफपी? अब हम जब हम पहले साल की इनकम स्टेटमेंट बनाएंगे, तो बताओ मशीन ने पहले साल कितनी वैल्यू लूज की? मुझे जल्दी जल्दी जवाब दीजिएगा बच्चों, जल्दी जल्दी जवाब दीजिएगा ताकि हम इसको वाइंड अप करें। जल्दी जल्दी जवाब दीजिएगा, बताएं मशीन ने फर्स्ट ईयर कितनी वैल्यू लूज की? हाउ मच वैल्यू डिड द मशीन लॉस्ट इन ईयर 1? पहले साल मशीन ने कितनी वैल्यू लूज की? राइट, 75,000, राइट। तो सर हम एक्सपेंस में 75,000 लिखेंगे, हम इसके एक्सपेंस में 75,000 लिखेंगे। एक्सपेंस, ये देखो फॉर्मेट आपके सामने, ग्रॉस प्रॉफिट लेस एक्सपेंस, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, और सर प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन मशीन, और ये जो ईयर 1 है ना, ये पहले साल की इनकम स्टेटमेंट शो कर रहा है कि पहले साल की इनकम स्टेटमेंट में हम एक्सपेंस में लिखेंगे 75,000। अच्छा अब आप बताओ, क्या पहले साल के एंड पे एसओएफपी बनानी पड़ेगी? क्या पहले साल के एंड पे एसओएफपी बनानी पड़ेगी? क्या पहले साल के एंड पे एसओएफपी बनानी पड़ेगी? आप मुझे एक बात बताएं, एसओएफपी कितने कॉलम बनाते थे हम? एसओएफपी कितने कॉलम बनाते थे? याद करो जरा, एसओएफपी कितने कॉलम बनाते थे? 3 कॉलम्स। एसओएफपी 3 कॉलम्स बनाते थे ना? याद करो, मैंने आप लोगों को बताया था कि मैं आप लोगों को आज नहीं बता रहा कि ये 3 कॉलम क्यों होती है, हम आगे जाके देखेंगे, आपको समझ आ जाएगा ये 3 कॉलम क्यों होती है। आज बता रहा हूं सर, डेप्रिसिएशन की वजह से, डेप्रिसिएशन की वजह से। हाँ देखो अब्दुल्ला, अब तक एक कॉलम यूज नहीं होता था, आज होगा, आज होगा। पता है क्यों? क्योंकि सर एसओएफपी का फर्स्ट कॉलम नॉन करंट एसेट की कॉस्ट शो करता है। फर्स्ट कॉलम ऑफ एसओएफपी
shows cost of non-current asset. Second column shows accumulated depreciation, total depreciation. And third column shows net book value. तो जब आप कॉस्ट में से accumulated depreciation को माइनस करोगे तो आपको नेट बुक वैल्यू मिलेगी. ये हैं थ्री कॉलम्स ऑफ एसओएफपी. ये हैं थ्री कॉलम्स ऑफ एसओएफपी. तो अब आप देखें, पहले साल, मैं बहुत सिंपल सवाल पूछ रहा हूं. बताओ पहले साल के एंड पे मशीन की कॉस्ट कितनी है? कॉस्ट पहले साल के एंड पे मशीन की कॉस्ट कितनी है? व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ मशीन? सर कॉस्ट इज 500,000. कॉस्ट तो 500,000 ही रहेगी. कॉस्ट तो 500,000 ही रहेगी. ये बताओ, ये एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का मतलब है टोटल डेप्रिसिएशन. टोटल डेप्रिसिएशन का फॉर्मूला अभी हमने यहां देखा, टोटल प्रीवियस डेप्रिसिएशन प्लस करंट ईयर्स डेप्रिसिएशन. आप मुझे ये बताओ, इस मशीन को हमारे बिजनेस में अभी पहला साल ही हुआ है, क्या इस मशीन पर हमारे बिजनेस में इससे पहले कोई डेप्रिसिएशन रिकॉर्डेड होगी? हमारे बिजनेस में क्या इसकी पहले से कोई डेप्रिसिएशन मौजूद होगी? नहीं सर. इसका मतलब टोटल प्रीवियस डेप्रिसिएशन जीरो है. इसका मतलब टोटल प्रीवियस डेप्रिसिएशन जीरो है. शायान, आमना, इज दिस क्लियर बच्चों? इज दिस क्लियर? इसकी टोटल प्रीवियस डेप्रिसिएशन जीरो है. अच्छा बताओ, करंट ईयर की डेप्रिसिएशन हमने कितनी निकाली थी? करंट ईयर की डेप्रिसिएशन हमने कितनी निकाली थी? सर करंट ईयर की डेप्रिसिएशन थी 75,000. तो जीरो, जीरो प्लस 75,000, ये हो गई 75,000. तो क्या 425,000 की नेट बुक वैल्यू आ गई? क्या 4,25,000 की नेट बुक वैल्यू आ गई? पहले साल की एसओएफपी डन हो गई. पहले साल की एसओएफपी डन हो गई. अब आप मुझे बताओ, क्या अगले साल ये मशीन फिर यूज हुई होगी हमारे बिजनेस में? क्या अगले साल ये मशीन हमारे बिजनेस में फिर से यूज हुई होगी? क्या इसकी वैल्यू फिर से कम होगी? क्या इसकी वैल्यू अगले साल भी कम होगी? डेप्रिसिएशन हम निकाल चुके हैं, स्ट्रेट लाइन मेथड. तो अगले साल की जब इनकम स्टेटमेंट बनाएंगे ना, जब अगले साल की इनकम स्टेटमेंट बनाएंगे तो एक दफा फिर से एक्सपेंस में 75,000 लिखेंगे. करंट ईयर डेप्रिसिएशन, करंट ईयर डेप्रिसिएशन, करंट ईयर की डेप्रिसिएशन नोट कीजिएगा. सर आईएस बनाने के बाद एसओएफपी बनानी पड़ेगी. कॉस्ट है 500,000. अब बताओ, अब टोटल डेप्रिसिएशन कितनी होगी? अब टोटल डेप्रिसिएशन कितनी होगी? व्हाट वुड बी द टोटल डेप्रिसिएशन नाउ? पहले से 75,000 की डेप्रिसिएशन है. पहले से नहीं नहीं अरसलान, अरसलान कॉस्ट चेंज नहीं होगी. कॉस्ट चेंज नहीं होगी. कॉस्ट तो 5 लाख ही रहेगी. कॉस्ट 500,000 ही रहेगी हमेशा. कॉस्ट चेंज नहीं होगी. अब टोटल डेप्रिसिएशन कितनी होगी? टोटल डेप्रिसिएशन, यस प्लीज. हाँ, वेरी गुड अब्दुल्ला, वेरी गुड अरसलान, वेरी गुड शायान, वेरी गुड इब्तिसाम. बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक आमना, बिल्कुल ठीक है बेटा. सर टोटल डेप्रिसिएशन 150,000 हो जाएगी. 75 पिछले साल की और 75 इस साल की. तो सर 150,000 को जब हम माइनस करेंगे तो इसकी नेट बुक वैल्यू आ गई 350,000. मुझे बताएं, क्या ये बात समझ आई? क्या ये बात समझ आई? दूसरे साल की एसओएफपी डन हो गई. दूसरे साल की एसओएफपी डन हो गई. तीसरा और आखिरी साल देख लेते हैं. तीसरा और आखिरी साल, सर थर्ड ईयर में, थर्ड ईयर के एंड थर्ड ईयर में ये मशीन फिर यूज करेंगे. ये मशीन फिर यूज करेंगे. मशीन की वैल्यू फिर कम होगी. फिर 75,000 डेप्रिसिएशन आएगी उसकी इनकम स्टेटमेंट में. लेकिन अब जब हम इसकी एसओएफपी बनाएंगे
तो सर टोटल डेप्रिसिएशन अब हो जाएगी 225,000 और नेट बुक वैल्यू हो जाएगी 275,000। देखें जरा, देखें जरा, अब कितना, अब आसान हो गया ना डेप्रिसिएशन? आप मुझे बताएं, अब डेप्रिसिएशन का टॉपिक आसान हो गया ना? अब्दुल्ला, आमना, अरसलान, ईमान, इब्तिसाम, रैयान, शायान, अब डेप्रिसिएशन का टॉपिक आसान हो गया। आज से पहले नहीं समझ आ रहा होता था, पता नहीं क्या हो रहा है, कभी माइनस करते हैं कभी प्लस करते हैं, कुछ समझ ही नहीं आ रहा होता। कभी सर यहाँ माइनस कर देते हैं, कभी यहाँ माइनस करते हैं, कभी यहाँ प्लस नहीं करते, पता नहीं क्या हो रहा होता था। आज क्लियर हुआ। अच्छा अभी ये तो स्ट्रेट लाइन है ना, ये स्ट्रेट लाइन है। मैंने आपके लिए आरबीएम की वर्किंग के लिए भी रखा हुआ है। 2-4 मिनट लगेंगे, जरा आरबीएम की भी वर्किंग वाइंड अप करते हैं। फोकस कीजिएगा। आरबीएम हम सबको पता है नेट बुक वैल्यू पे डेप्रिसिएशन लगती है, नेट बुक वैल्यू पे। एग्जाम्पल देख लो, 2 लाख की मोटर व्हीकल है, 2 लाख की मोटर व्हीकल है, 200,000 की, 5 साल की यूजफुल लाइफ है, 20% रिड्यूसिंग बैलेंस डेप्रिसिएशन है। तो 3 साल की वर्किंग हमें यहां पे भी करके देख लेते हैं कि 3 साल की इनकम स्टेटमेंट और 3 साल की एसओएफपी में क्या इंपैक्ट पड़ेगा। अब आप मुझे बताएं, ईयर 1 की जब हम डेप्रिसिएशन निकालने जाएंगे, ईयर 1 की, तो क्योंकि ये ईयर 1 है मोटर व्हीकल का, इससे पहले इसकी हमारे बिजनेस में कोई डेप्रिसिएशन होगी ही नहीं। तो सर 200,000, देखिएगा, 200,000 -0, -0, क्योंकि कोई प्रीवियस डेप्रिसिएशन नहीं है। तो नेट बुक वैल्यू आ गई 200,000 इंटू 20%, 40,000। क्या पहले साल की डेप्रिसिएशन, क्या पहले साल की डेप्रिसिएशन 40,000 आ गई? तो सर जब इनकम स्टेटमेंट बनाएंगे तो 40,000 लिखेंगे एक्सपेंस में, एक्सपेंस में 40,000 लिखेंगे। और सर कॉस्ट है 200,000, ये एसओएफपी जब लिखेंगे इसकी, तो सर पहले से कोई डेप्रिसिएशन नहीं है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन में टोटल प्रीवियस डेप्रिसिएशन 0 है और इस साल की डेप्रिसिएशन 40,000 है। तो 200,000 -40,000, 160,000। यह आ गई नेट बुक वैल्यू बाय द एंड ऑफ ईयर 1, मोटर व्हीकल्स नेट बुक वैल्यू बाय द एंड ऑफ ईयर 1। अब सर जब अगले साल फिर मोटर व्हीकल को यूज करेंगे, मोटर व्हीकल को अगले साल फिर यूज करेंगे, तो सर अगले साल की डेप्रिसिएशन निकालेंगे, नेट बुक वैल्यू पहले 40,000 डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे, नेट बुक वैल्यू आएगी 160,000, इस पे लगाएंगे 20%, अब डेप्रिसिएशन आ गई 32,000। तो सर ये है बिकॉज ऑफ मैथड, बिकॉज ऑफ आरबीएम मैथड, हम करंट ईयर की डेप्रिसिएशन निकालने के लिए पुरानी डेप्रिसिएशन माइनस कर रहे हैं। आईएस और एसओएफपी की वर्किंग सेम है, चाहे स्ट्रेट लाइन हो या रिड्यूसिंग हो। एक दफा आपने डेप्रिसिएशन निकाल ली तो आईएस और एसओएफपी की वर्किंग सेम है, चाहे स्ट्रेट लाइन हो चाहे रिड्यूसिंग बैलेंस हो, सिर्फ डेप्रिसिएशन निकालने का तरीका अलग अलग है। तो अब आप देखो, ईयर 2 की डेप्रिसिएशन आ गई 32,000। तो सर ईयर 2 की इनकम स्टेटमेंट में हम लिखेंगे 32,000, कॉस्ट तो हमारी वही रहेगी 200,000, फिर 72,000 ये माइनस करेंगे, तो सर नेट बुक वैल्यू आ गई 128,000। देखें जरा, और आखिरी साल की वर्किंग कर लेते हैं। सर 200,000 -72,000, 128,000, इस पर 20%, तो सर 25,600। तीसरे साल इनकम स्टेटमेंट में 25,600, कॉस्ट यही रहेगी। अब ये हो जाएगा आई थिंक 97,600,
100 एंड 2400, ये नेट बुक वैल्यू आ गई। तो अब आप मुझे बताएं, क्या आज आप लोगों ने डेप्रिसिएशन का इंपैक्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे देख लिया और सीख लिया?